नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं प्रतिभा बैच की यूट्यूब सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे प्लेंट की। आप देखिए मैंने आपके लिए क्या लिखा, वाद पत्र कैसे ड्राफ्ट करें, हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप। जो नए अधिवक्ता हैं, जो बिगिनर्स हैं बेटा, उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं ग्राउंड लेवल से सिखाऊंगा, आसान भाषा में सिखाऊंगा कि एक प्लेंट कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। प्रतिभा बैच जो नए लॉयर्स के लिए है, लीगल ड्राफ्टिंग एडवोकेसी से जुड़ा हमारा बैच है। हमारा एक ही संकल्प है कि जब हमसे पढ़ा, हमसे मेंटरशिप लिया बच्चा बार को ज्वाइन करे तो वो एक बेहतरीन प्रैक्टिस करे, वो एक सफल प्रैक्टिस करे, कम समय में वो सफल अधिवक्ता बन सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो ये जो प्लेंट है, देखो ये जो प्लेंट है, प्लेंट ड्राफ्टिंग बेटा कोई इंग्लिश का विषय नहीं है, कोई फॉर्मेट का विषय नहीं है। प्लेंट जो है वो आपके केस के लिए जज के दिमाग में पहला इंप्रेशन होता है। भाई आपका केस है, आपने उसे इंस्टीट्यूट किया, आपने उसे दायर किया, तो जो आपके कंसर्न जज हैं उनके दिमाग में बेटा आपको पहले नहीं सुनेंगे, वो पहले आपकी प्लेंट को देखेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर प्लेंट वीक है, फैक्ट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आपका केस कमजोर माना जाता है। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि प्लेंट का जो प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग है, कोई बुकिश थ्योरी नहीं, जो प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग है बेटा, हम उसे समझ सकें कि यदि हम एक प्लेंट को दायर कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्यादातर नए लॉयर्स बेटा सिविल ड्राफ्टिंग से घबराते हैं। वो कारण भी है घबराने का, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच सीखा नहीं है लॉ फैकल्टी में। उन्हें यह नहीं पता है कि फैक्ट को प्लीडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जिसे फैक्ट को प्लीडिंग में कन्वर्ट करने आता है वही बढ़िया प्लेंट अच्छा ड्राफ्ट कर सकता है, वही बढ़िया लॉयर बन सकता है। तो मैं आपसे कहता हूं एज्यूम करो। भाई एज्यूम करने में क्या जाता है, आप ये एज्यूम करो कि आप अपने चैम्बर में बैठे हो और आप अपने जीवन का पहला प्लेन ड्राफ्ट कर रहे हो, और क्या क्या करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो मानने पर दुनिया है, संकल्प लेने पर दुनिया है। तो प्लेंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है बेटा, वो होता है हमारे मुकदमे का कॉज ऑफ एक्शन। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर ये प्लेंट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो अगर मैं प्लेंट की बात करता हूं बेटा, तो प्लेंट क्या है? प्लेंट किसी भी स्टोरी का लीगल आर्गुमेंटेशन है। भाई एक स्टोरी है, एक कॉज ऑफ एक्शन है, हम उसे किस तरह लीगली एक स्ट्रक्चर में कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जज को ड्रामा नहीं चाहिए, जज को इमोशन नहीं चाहिए, जज को आर्गुमेंट नहीं चाहिए। जज को बेटा क्या चाहिए? जज को केवल बेटा फैक्ट्स चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। और वो एक प्रॉपर अगर ऑर्डर में होगा तो वो फैक्ट बढ़िया माना जाएगा, वो प्लेंट बढ़िया मानी जाएगी। तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। ये जो कॉज ऑफ एक्शन है ये क्या है, आप मेरे साथ पढ़िए। कॉज ऑफ एक्शन कारणवाद जो हमें लीगल राइट देता है मुकदमा करने का। तो कॉज ऑफ एक्शन हमें एक कानूनी अधिकार देता है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच करें। कॉज ऑफ एक्शन बेटा लीगल ड्यूटी से जुड़ा है। कॉज ऑफ एक्शन बेटा किसी के गलत काम से जुड़ा है जिसकी वजह से हमारा लीगल राइट वायलेट हुआ। तो कॉज ऑफ एक्शन को हम ये कह सकते हैं जिस तथ्य की वजह से हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो आधार है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन आपके केस का दिल है, हार्ट है बेटा। अगर कॉज ऑफ एक्शन वीक है, अगर कॉज ऑफ एक्शन अनक्लियर है, तो आप यह समझिए डिफेंडेंट तुरंत रिजेक्शन की एप्लीकेशन डाल देगा। तो मैं कहता हूं अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो बेटा सूट नहीं है, सूट नहीं है तो जस्टिस नहीं है। हमें कॉज ऑफ एक्शन को बहुत सावधानी से अपने मुकदमे में से निकालना है, क्योंकि उसी के आधार पर हमारा मुकदमा चलेगा। मैंने बड़ी आसान भाषा में आपके लिए लिखा, कॉज ऑफ एक्शन मीन्स द बंडल ऑफ एक्ट, है ना, which gives the plaintiff the legal right to approach the court। वो तथ्य बेटा जो प्लेंटिफ को ये अधिकार दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं कि हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वही कॉज ऑफ एक्शन है। क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन से ही हम अपने लीगल राइट को स्टैब्लिश करेंगे, कॉज ऑफ एक्शन से ही हम डिफेंडेंट की जो लीगल ड्यूटी है हम उसे स्टैब्लिश करेंगे। तो कॉज ऑफ एक्शन को अगर हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसकी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए? मैंने लिखा कि तथ्यों को काल क्रम में लिखें। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं हमें क्रोनोलॉजी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। तो मैंने लिखा चाहे वो दिनांक हो, स्थान हो, कृत्य हो, मेंशन स्पेसिफिक डेट, प्लेसेस एंड एक्ट, जिसके आधार पर हमारा कॉज ऑफ एक्शन निकल के आ रहा है।
अवॉइड आर्गुमेंट्स एंड इमोशन, तर्क और भावनात्मक भाषाओं से हमें बचना है। एंड इट मस्ट शो द वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट, अगर कॉज ऑफ एक्शन में हमने लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं दिखाया, लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं स्टैब्लिश किया, तो फिर किस बात का बेटा कॉज ऑफ एक्शन है, किस बात का कॉज ऑफ एक्शन है। तो जब हम कॉज ऑफ एक्शन को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल सीसीटीवी की तरह काम करना है। कैसे सीसीटीवी की तरह काम करना है? कॉज ऑफ एक्शन में बेटा हमें ध्यान देना है क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया। क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया, ये 4 सवाल आप अपनी कॉपी में लिख लो, नोट्स में लिख लो। जब भी कॉज ऑफ एक्शन को आप ड्राफ्ट करोगे आप खुद से ये सवाल पूछोगे। ये मत लिखो आप क्या फील कर रहे हो, ये मत सोचो आप क्या, ये मत लिखो कि आप क्या सोच रहे हो, हाय हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट। हमें केवल वही लिखना है कॉज ऑफ एक्शन में जिसे हम डॉक्यूमेंट से साबित कर सकें, ठीक है, जिसे हम सबूतों से साबित कर सके। बाकी हमारे मानने का कोई मतलब नहीं है। तो एक आपके लिए सैंपल पैराग्राफ लेके आया हूं कॉज ऑफ एक्शन से जुड़ा हुआ, आप मेरे साथ पढ़िए। मैंने लिखा that on 12th of March 2023 the defendant borrowed a sum of rupees 5 lakh from the plaintiff at Lucknow। मैंने क्या लिखा भैया, डिफेंडेंट ने 5 लाख रुपए लिए, किससे लिए, प्लेंटिफ से लिए। कहां लिए, लखनऊ में लिए रे। एंड डिफेंडेंट एग्रीड टू रीपे द सेम विद इन 6 मंथ, डिफेंडेंट ने कहा कि 6 महीने में वापस कर देंगे 12 मार्च से। लेकिन डिस्पाइट रिपीटेड डिमांड्स dated 10th of October 2023 and 15th of November 2023 the defendant failed to repay the said amount thereby giving rise to the cause of action। कितनी आसान भाषा में कि भैया पैसा कब लिया, कितना लिया, कहां लिया, 6 महीने का वादा किया था, हमने 2 बार प्रयास किया, दोनों बार डिनाई कर गया, पैसा नहीं दिया, इसलिए हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन है। बिल्कुल वही हिंदी में कि दिनांक 12 मार्च 2023 को प्रतिवादी ने लखनऊ में वादी से 5 लाख रुपए की धनराशि उधार ली तथा 6 माह के भीतर लौटाने पर सहमति व्यक्त की। 10 अक्टूबर को और 15 नवंबर को किए गए बार बार की मांग के बावजूद प्रतिवादी ने उक्त राशि वापस नहीं की, जिससे कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ। अब अगर कोर्ट इसे पढ़ता है तो बेटा कोर्ट को बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो आपको नोटिस करना है कि हमने डिफेंडेंट को गालियां दी नहीं, हमने इमोशनल लैंग्वेज का यूज किया, साहब चीटर है, फ्रॉड है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखता है, ना ना ना, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने क्लैरिटी के साथ अपने कॉज ऑफ एक्शन को कोर्ट के सामने रखा, बिल्कुल काल्म लैंग्वेज में, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट के साथ कि पढ़ते ही कोर्ट को लग जाए कि नहीं भैया कॉज ऑफ एक्शन है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारी प्लेन ड्राफ्टिंग में कि हम कॉज ऑफ एक्शन को किस खूबसूरती के साथ, किस क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट के साथ लिख सकते हैं। दूसरा विषय बेटा अधिकारिता अनुच्छेद, जुरिस्डिक्शन पैराग्राफ। जुरिस्डिक्शन मैंने लिखा आपके लिए स्थानीय अधिकार क्षेत्र, लोकल एरिया से जुड़ा होता है। जुरिस्डिक्शन न्यायालय का स्तर है, लेवल ऑफ कोर्ट, लोअर कोर्ट, उसके ऊपर की कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो मैंने आपके लिए लिखा जिस जगह किस प्रकार के मामले और किस स्तर के न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है, दैट इज अबाउट जुरिस्डिक्शन। जो नए अधिवक्ता होते हैं बेटा वो कॉज ऑफ एक्शन में गलती क्या करते हैं, आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं। नए अधिवक्ता गलती क्या कर देते हैं, वो जुरिस्डिक्शन में गलती कर देते हैं। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। जब हम जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली ये असरटेन करना है या डिटरमिन करना है, अपने साथियों से बात कर लो, सीनियर से बात कर लो, ठीक है, अपने साथियों से बात कर लो, सीनियर से बात कर लो। क्या बात कर लो कि साहब हमारे इस मुकदमे का जुरिस्डिक्शन कहां है। देखो जुरिस्डिक्शन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। एक अगर छोटी सी गलती जुरिस्डिक्शन में होगी तो पता है बेटा क्या होगा, रिटर्न ऑफ प्लेंट हो जाएगा, डिसमिसल ऑफ केस हो जाएगा। क्योंकि जो जजेस हैं, जो कोर्ट है, वो बहुत कंसर्नफुल रहते हैं जुरिस्डिक्शन के लिए, क्योंकि बेटा जुरिस्डिक्शन का विषय उनकी पावर से डायरेक्टली जुड़ा होता है। इसलिए जुरिस्डिक्शन में गलती नहीं करनी है। बाय द टाइमिंग आपके पास अनुभव हो जाएगा। और मैं कहता हूं अगर आपने कंफर्म कर लिया अपने सीनियर से, अपने कलीग से, या जो भी अनुभवी व्यक्ति है, तो ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा अधिकारिता अनुच्छेद में, द जुरिस्डिक्शन पैराग्राफ एस्टैब्लिशेस दैट द कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू एंटरटेन एंड डिसाइड द सूट। हमें यह बताना है अपनी प्लेंट में कि जिस कोर्ट में हम मुकदमा दायर कर रहे हैं उस कोर्ट के पास अधिकारिता है, उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। तो जुरिस्डिक्शन का जब हम निर्णय लेंगे, जब हम डेलिब्रेशन करेंगे, तो हमें बेटा 3 सवाल पूछने हैं। किससे पूछने हैं? खुद से पूछने हैं। हम ना जुरिस्डिक्शन का फैसला ले रहे हैं कि इस कोर्ट में मुकदमा होगा, इस कोर्ट में नहीं होगा। तो जुरिस्डिक्शन का फैसला लेने में जो 3 सवाल हैं, मेरा अनुभव कहता है अगर हमने ये 3 सवाल पूछे कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहां अराइज हुआ, खोज लो। किसी गांव में, तहसील में, मोहल्ले में, शहर में, राज्य, मतलब कहां अराइज हुआ, तो आपको बेटा पता चल जाएगा कौन सी अदालत रेलिवेंट अदालत है। दूसरा सवाल आपको क्या पूछना है, आप जिस मुकदमे के लिए लड़ रहे हैं उसकी वैल्यूएशन कितनी है। तो एक तो बेटा प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन से जुरिस्डिक्शन तय होता है, दूसरा जुरिस्डिक्शन का आधार है वैल्यू कितनी है, उससे हम तय करते हैं इस कोर्ट में जाना है, उस कोर्ट में जाना है, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, बड़ी वाली अदालत, छोटी वाली अदालत। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, मेरे सूट का नेचर क्या है। जैसे फैमिली कोर्ट अलग है, बहुत सारे सिविल डिस्प्यूट की अदालतें स्पेशल बनी हुई हैं। तो ये जो 3 सवाल है कि कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हुआ, मेरे सूट की वैल्यूएशन कितनी है, और मेरे सूट का नेचर क्या है, यदि इन 3 सवालों का जवाब हमने सही सही खोज लिया तो जुरिस्डिक्शन की जो गलती है बेटा वो नहीं होगी और जुरिस्डिक्शन हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है, इसको भी मैंने उल्लेखनीय बिंदु पॉइंट टू बी कवर में आपके लिए लिखा है और आप इसे सीपीसी में पढ़ते भी हैं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, क्षेत्रीय अधिकारिता, मौद्रिक अधिकारिता और विषयगत अधिकारिता, यही 3 अधिकारिता होती है। इन्हीं 3 अधिकारिता को बेटा हमें ध्यान देना है। तो एक सैंपल पैराग्राफ है, जुरिस्डिक्शन को जब हम अपने प्लेंट में शामिल करते हैं तो मैंने आसान भाषा में लिखा, इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट, कोर्ट के आगे ऑनरेबल लगाओ, हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एंड एंटरटेन द प्रेजेंट सूट एज द कॉज ऑफ एक्शन अरोज within its territorial limit and the suit valuation falls within its pecuniary jurisdiction। हमने बेटा टेरिटरी की बात कर ली, हमने सूट वैल्यूएशन की बात कर ली, हमने कहा कि सर इस कोर्ट के पास, इस माननीय न्यायालय के पास इस वाद पर विचार करने की अधिकारिता प्राप्त है। ये हमारा एक्सप्रेस डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ आपको बहुत सिंपल लग सकता है, ये सिंपल नहीं है, ये आपकी सालों की लिटिगेशन को बचा सकता है, यकीन मानिए। जुरिस्डिक्शन इतना महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने कहा अगर जुरिस्डिक्शन गलत हो चलो फिर वापसी करो, चलो फिर डिसमिसल झेलो, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे बेटा रॉन्ग फोरम में इंस्टीट्यूट होने के कारण ही खारिज हो जाते हैं। मेरिट तो बाद में आएगी ना, पहले तो ये फोरम डिसाइड होगा कि मुकदमा सही जगह इंस्टीट्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अच्छा लॉयर बेटा केस शुरू होने के पहले ही अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जब आप जुरिस्डिक्शन को बेहतर तरीके से एप्रिशिएट करेंगे। मेरा एक एक शब्द मेरे अनुभव से निकला है, यदि आपने उसे फॉलो किया तो मैंने जो गलतियां कर, मैं मुझसे भी तो गलतियां हुई होंगी, और जो 70% लॉयर कर रहे हैं शुरुआती दिनों में, वो बेटा गलती आप नहीं करोगे। तीसरा विषय क्या है, वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ, कोर्ट फीस से जुड़ा हुआ, वाद का मूल्यांकन, ठीक है ना। जो हमारा वाद है उसका मूल्यांकन हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। जो कोर्ट फीस है वो कैसे कैलकुलेट करें, तो मैंने आपके लिए लिखा, मूल्यांकन तथा न्याय शुल्क के आधार पर तय होता है। यह मुकदमा दायर करने हेतु दी जाने वाली राशि है। वैल्यूएशन और कोर्ट फीस भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन गड़बड़ हुई तो फिर से ऑब्जेक्शन आएगा। जैसे जुरिस्डिक्शन में ऑब्जेक्शन आएगा, वैसे ही वैल्यूएशन गलत होने पर भी बेटा जो अपोजिशन है वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। तो हमें वैल्यूएशन को बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना है, ठीक है। चलिए मैंने क्या लिखा, आप पढ़िए मेरे साथ। मैंने लिखा, करेक्ट वैल्यूएशन एंड पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, 2 चीजें हैं, मेरे जो सूट का वैल्यूएशन है और जो कोर्ट फीस का वैल्यूएशन कैलकुलेशन है, दे बोथ आर एसेंशियल
as wrong valuation may lead to the objection or the rejection of plaintiff. तो अगर ऑब्जेक्शन होगा तो भी हम खराब अधिवक्ता, अगर हमारे प्लेंट का रिजेक्शन होगा तो भी हम खराब अधिवक्ता, क्योंकि भैया ये तो चीजें मतलब क्लाइंट माउथ टू माउथ बोलेगा अरे वो तो कोर्ट फीस नहीं कैलकुलेट कर सकते, सूट की वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ऑब्जेक्शन ना आए, हमारे मुकदमे में किसी तरीके का डिले ना हो, ठीक है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें यह पता होना चाहिए कि इन दोनों का कैलकुलेशन कभी कभी होता है, क्योंकि स्मार्ट लॉयर क्या है यार, वो एक बार में सही कैलकुलेशन करेगा। खराब लॉयर क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार गलत कर रहा है। तो हमें अगर पता है तो हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग में बेटा हमें क्या क्या ध्यान देना है कि हमें जो सूट की वैल्यूएशन है इसे क्लियरली मेंशन करना है कि क्यों कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो इसी से डिसाइड हो रहा है। मैंने लिखा मेंशन द वैल्यूएशन फॉर द कोर्ट फीस एंड जुरिस्डिक्शन, एफिक्स प्रॉपर कोर्ट फीस एज पर द लॉ। तो विधि के अनुसार जो न्याय शुल्क है बेटा हमें उसे पे करना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हर स्टेट का बेटा जो कोर्ट फीस है वो अलग अलग है। तो जिस भी स्टेट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें देखना है कि हमारी कंसर्न स्टेट की एप्लीकेबल कोर्ट फीस क्या है। हम क्या करते हैं कि अरे सीनियर ने कहा है, अरे हमें सीनियर की मेमोरी पर नहीं केवल निर्भर रहना है, हमें रिकोरोबोरेट करना है, हमें रिकन्फर्म करना है और हमें खुद भी तो सीखना है। तो हम क्यों सीनियर की मेमोरी पर बेटा अपने को छोड़ दें, क्योंकि लॉ बदलता रहता है, नोटिफिकेशन बदलता रहता है। इसलिए जब भी हम ड्राफ्टिंग करेंगे हमें पता होना चाहिए कि जो अपडेटेड कोर्ट फीस है हम उसके अनुसार अपने मुकदमे को दायर कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी के भरोसे नहीं रहना है बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये गड़बड़ हुआ तो इसका बेटा असर किसके ऊपर आएगा, हमारे मुकदमे के ऊपर आएगा। तो इसे बेटा किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है ड्राफ्टिंग करते समय अपने प्लेंट की, दैट द प्रेजेंट सूट इज वैल्यूड एट 5 लाख for the purpose of court fees and the jurisdiction and the requisition court fees has been paid accordingly। ठीक है कि वर्तमान वाद का जो मूल्यांकन न्याय शुल्क है एवं अधिकारिता के प्रयोजन हेतु 5 लाख तय किया गया है तथा नियमानुसार आवश्यक न्याय शुल्क अदा किया गया है, क्योंकि हमारा मुकदमा 5 लाख का है, 5 लाख से जुरिस्डिक्शन निकल के आ रहा है और उसी के हिसाब से बेटा जो हमारी कोर्ट फी है वो पे कर दी गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया कि ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट फीस और सूट का वैल्यूएशन कितना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना पत्र प्रेयर क्लॉज, ठीक है भाई, हम प्लेंट कर रहे हैं तो प्लेंट क्यों कर रहे हैं, हमें रिलीफ चाहिए है ना अपने लीगल राइट को लेकर। तो जब हम कोर्ट से मांगेंगे तब तो कोर्ट हमें देगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिखा प्रार्थना पत्र, जहां हम बेटा कंपनसेशन की मांग करते हैं, जहां हम इंजंक्शन की मांग करते हैं, जहां पनिशमेंट की मांग करते हैं। तो मुकदमा दायर करने वाले की है ना मंशा क्या है, वो क्या मांगना चाहता है न्यायालय से, न्यायालय उसी आधार पर बेटा उसे रिलीफ देता है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि जो अधिवक्ता है वो फैक्ट पर, मेरिट पर तो केस जीत गया है ना, लेकिन यार प्रेयर गलत होने की वजह से वो अपने क्लाइंट को न्याय नहीं दिला पाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, प्लीडिंग पे जीत गया, मेरिट पर जीत गया, फैक्ट पर जीत गया, प्रेयर गलत कर दिया। तो गोल्डन रूल क्या है कि कोर्ट वही दे सकता है जो आप मांग रहे हैं, कोर्ट अपने से नहीं दे रहा है, कोर्ट वही देगा बेटा जो आपके प्रेयर क्लॉज में लिखा हुआ है। तो जब हम प्रेयर क्लॉज को ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में कि क्या क्या प्रेयर मांगना है, एक तो हमारा क्लाइंट खुद ही बता रहा है, आप भी सोच रहे हैं, तो उस पर भी बेटा हमें अच्छी मेहनत करनी है। क्योंकि प्रेयर क्या है यार, प्रेयर हमारी एक लीगल विश है ना, प्रेयर हमारी एक लीगल विश है। तो जो हमारी रिलीफ है वो क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए, वो पैराग्राफ में होनी चाहिए। हम प्रिंसिपल की मांग कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट की मांग कर रहे हैं, हम इंजंक्शन की मांग कर रहे हैं, हम कॉस्ट की मांग कर रहे हैं, या जो भी रिलीफ है, हमें एक पैराग्राफ में नहीं लिखना, हमें उसे ब्रेक करके अलग अलग पॉइंट में लिखना है, बुलेट पॉइंट में लिखना है, नंबरिंग के साथ लिखना है कि कोर्ट का जब डेलिब्रेशन होगा, डिटर्मिनेशन होगा, तो उसको भी तो आसानी होगी कि हाँ भैया ये चीजें मांगी गई हैं। तो चलो, सो द प्रेयर क्लॉज स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट रिलीफ sought from the court cannot grant relief beyond the prayer। तो न्यायालय प्रार्थना से अधिक राहत प्रदान नहीं कर सकता है। तो क्या मांगना है ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, हमें अपनी प्रेयर को हमेशा क्लॉजेस में ब्रेक करना है, ठीक है, क्योंकि जजेस क्या है, समय कम है,
पेंडेंसी बिजनेस बहुत ज्यादा है। तो जजेस को, कोर्ट को बेटा हमेशा क्लैरिटी पसंद आती है, ठीक है। तो और अगर हमने प्रेयर क्लॉज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया तो ठीक है, ये मतलब हमारा जो लीगल माइंड है, हमारा जो लीगल थॉट है, उसे भी तो दर्शा रहा है कि हम क्लियर हैं अपने मुकदमे के लिए, अपने रिलीफ के लिए, अपने क्लाइंट के जस्टिस के लिए। तो मैंने लिखा बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, यूज सेपरेट सब क्लॉजेस, इंक्लूड इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट नहीं मांगा, अगर आपने कॉस्ट नहीं मांगा, फिर आप बाद में कहते हैं सर हम भूल गए थे, हमें ऐसा लगता उगता कुछ नहीं है। आपके भूलने से माना जाएगा कि आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को वेव कर दिया है। तो इसलिए इसका बेटा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने जो आपको प्रेयर दिखाई वो बिल्कुल कंप्लीट है। अगर कोर्ट एक रिलीफ नहीं देगा, आप ध्यान से समझिए, अगर कोर्ट ने बेटा जैसे नंबर ऑफ रिलीफ की मैंने बात की, कंपनसेशन, इंजंक्शन, पनिशमेंट, व्हाटसोएवर, कोर्ट एक नहीं देगा, दूसरी दे देगा, दूसरी नहीं दे देगा, तीसरी दे देगा। तो हमें क्या करना है, जो सारे अंडे हैं, हम कहते हैं कोर्ट में, जो सारे एग्स हैं, उन्हें एक ही बास्केट में नहीं रखना है, उन्हें अलग अलग बास्केट में रखना है। भाई 2 रिलीफ नहीं मिली, तीसरी मिल जाएगी, 3 नहीं मिली, चौथी मिल जाएगी, 4 में से 1 नहीं मिली, 3 मिल जाएगी। पता चला सब एक ही में डाल दिया तो जज को भी क्लैरिटी नहीं, हमारी ड्राफ्टिंग भी खराब मानी जाएगी और हमारे क्लाइंट को हो सकता है बेटा रिलीफ भी ना मिले, ठीक है। तो मैंने देखिए लिखा, इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट, एक सैंपल है, that this honorable court may be pleased to pass a decree for the recovery of 5 lakh in favor of plaintiff against the defendant, award interest of 12% per annum from the date of cause of action till realization, जब तक मुझे पैसा मिल नहीं जाता, award cost of this suit past any other order deemed fit in the interest of justice, रेजिड्यूरी भी हमने डाल दिया। तो मैंने कहा कि अगर आप इसका अध्ययन करें तो बिल्कुल क्लैरिटी है ना, बिल्कुल क्लैरिटी है। तो ये इसका हिंदी वर्जन है कि आपको माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना करनी है, प्रार्थना नहीं करनी है, विनम्र प्रार्थना करनी है। चलो तो आप समझिए, तो जो प्लेन ड्राफ्टिंग है ये इतनी खूबसूरती से की जानी चाहिए बेटा कि मैं मानता हूं कि अगर प्लेन ड्राफ्ट बढ़िया से हो गया, ठीक है ना, तो बहुत बार बेटा केस होने से पहले ही सेटल हो जाता है ना। अगर बुरी प्लेंट है तो आप समझिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग केस में आप रिलीफ नहीं निकलवा पाएंगे। प्लेंट अच्छी है, केस भले कमजोर है, लेकिन आपने बढ़िया तरीके से ड्राफ्टिंग की है तो आप अपने क्लाइंट को बेटा ज्यादा बेहतर निर्णय दे पाएंगे। तो हम लिखते कम है, सोचते बहुत ज्यादा है, ठीक माना जाता है, कम लिखो ज्यादा सोचो, लेकिन इसे व्यवहार में लाना होगा, ठीक है। तो खूब सोचेंगे और सोच सोच के इन सारी गाइडलाइंस के साथ बेटा प्लेंट को ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम प्लेन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो अगर हम केवल 4 बातों का ध्यान रखें कि जो पूरा कॉज ऑफ एक्शन है उसमें से हमको फैक्ट निकाल लेना है, ठीक है ना, फैक्ट, आर्गुमेंट नहीं निकालना, आर्गुमेंट फाइनल हियरिंग का काम है। प्लेंट में हम फैक्ट डाल रहे हैं, प्लेंट सबसे पहले है, आर्गुमेंट फाइनल हियरिंग का काम है। प्लेंट में कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना, अपने फैक्ट को क्रोनोलॉजिकली, स्पेसिफिकली, स्पष्टता के साथ बेटा हमें मेंशन करना है। हमें जुरिस्डिक्शन का ध्यान देना है, जुरिस्डिक्शन के 3 पैमाने हैं वो मैंने आपको बता दिए। हमें वैल्यूएशन का ध्यान रखना है और हमें जो कोर्ट फीस है वो प्रॉपर तरीके से तैयार करनी है। अगर इन 4 पैरामीटर पे हमने अपने प्लेंट को एप्रिशिएट किया, यकीन मानो आप 70% वकीलों से आगे हैं। 70% नए अधिवक्ता बेटा इन 4 पैमानों में फेल हैं, फंस के रह जाते हैं, गलतियां करते हैं, बार बार गलती करते हैं, सालों बाद सीखते हैं। हम प्रतिभा बैच में क्या करते हैं, हम प्रतिभा बैच में इन सारे विषयों को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। वैल्यूएशन है, कोर्ट फीस है, बहुत सारे कोर्ट फीस को संबंधित जो अलग अलग राज्यों के नियम हैं हम उससे लेकर आते हैं, हम बताते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे वैल्यूएशन निकालना है, किस तरीके से फैक्ट प्रस्तुत करना है, आर्गुमेंट कैसे बाद में रेज करना है, वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको बार ज्वाइन करने के पहले जरूर इस तरीके के मॉड्यूल से, इस तरीके के ड्राफ्टिंग वाले बैचेस से खुद को 3-4-5 महीने में तैयार करना चाहिए। ये प्रतिभा बैच के हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं और भी हैं, ये बस बताने के लिए कि किस डिटेल के साथ हम बेटा आपको तैयार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लेन ड्राफ्टिंग को लेकर ये जो मेरी गाइडलाइन है, ये आप ही ने कहा था प्लेन पढ़ा दीजिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। आज प्लेन पढ़ाया है, अगले लेक्चर में मैं आपको WS बताऊंगा।
कि जिस तरह प्लेंट की ड्राफ्टिंग में हमें क्या क्या ध्यान देना है, उसी तरह WS के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना है, वो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। आप लोग जब भी वीडियो देखो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कितना सीखे। अगर कोई डाउट है तो मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे प्रतिभा बैच की YT सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग खूब खुश रहो, ठीक है।